गुड मॉर्निंग बच्चों। ये तीसरा वीडियो जो हिस्ट्री का है, लेसन नंबर 1 का। और लेसन नंबर 1 जो है उसका नाम है, मैं आपके सामने आया हूँ इस चैप्टर को लेकर के। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कहाँ, कब और कैसे। कहाँ, कब और कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 जो पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, इन बिंदुओं पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा तथ्य ये 3 बिंदुओं पर प्रकाशित किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर से पीछे वाले पेज में से हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे कि औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य। आप सभी बच्चों को पिछले वाले क्लास में आपने जाना है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, ये आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद जब औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बना तो उसने अपने साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन किए, राजनीतिक परिवर्तन एंड सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य के अधीन क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय, उदय का मतलब कि शुरू होना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इन पॉइंट्स में क्या क्या औरंगजेब ने करवाया था। आपने अभी देखा है कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। यानी इन नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह का उदय में आपने ये देखा कि मध्यकाल में, यानी बीच वाले काल में बहुत सारे क्षेत्रों में जीवन के प्रति बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए, जिसमें प्रभावित बहुत सारे लोग हुए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए, यानी सामने आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं ना कि औरंगजेब जो था बहुत ही कट्टरवादी एक शासक था, जिसने अपने पिता को अपने अधीन कर लिया था, यानी कैद करके वह शासक बना था। ये मुगल साम्राज्य का सबसे कट्टरवादी शासक था, जिसका नाम था औरंगजेब। अब देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, एक मत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि एक अन्य समुदाय कवि और चरण का था, जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। यानी उस समय लोग क्या करते थे, जब भी कोई शासक विजय प्राप्त करता था तो उन्हीं के गुणगान करते थे, उन्हीं के बारे में वो क्या करते थे, मैंने उन्हीं का नाम करते थे, उन्हीं के पीछे जाते थे, ठीक है। अब फिर इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय रूप से सामने आई। माने बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां, तरह तरह के लोग, तरह तरह के नियम कानून इस काल में क्या हुए, लागू हुए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है। राजाओं के दरबार में मुक्तः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाले काष्ठ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आए। प्रकाश का मतलब नहीं, इसी काल में सामने आए। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इस काल में ये सारी नीतियां, जितने भी चीजें हम आपको पढ़ के बताए हैं, इसी काल में क्या हुई, सामने आए। नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह का उदय इसी काल में हुआ। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है हमें।
इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है ये। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस बिंदु पे ध्यान देंगे। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या है? कह रहा है प्रौद्योगिक में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। उस जमाने में अभी उतनी कृषि प्रचलित नहीं थी, खेती योग्य भूमि नहीं थे, लेकिन इस काल में जब ये आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जब हुए तो उस काल में भूमि तलाश की जा रही थी। कृषि करने के लिए, फसल लगाने के लिए भूमि को तलाश किया जा रहा था, जंगल काटे जा रहे थे इसी काल में। ठीक है, मध्यकाल में जंगल की कटाई अनाधून होने लगी। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए, कुछ तो भाग गए और कुछ वहीं पे रह करके जंगल की कटाई करके और खेती योग्य भूमि बना कर वह कृषि में जुट गए, कृषि करने लगे, यानी खेती करने लगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वे किसान बन गए और वो जब कृषि करने लगे तो वह वनवासी नहीं रहे, अब वो क्या हो गए? किसान बन गए। क्या हो गए? किसान बन गए। धीरे धीरे इनके जीवन में जटिलता आने लगी। जटिलता का मतलब ये है कि उनके अंदर सोच समझ बुद्धि विवेक का उत्पन्न हुआ और किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगा। ठीक है, अब ये वनवासी जो थे पहले तो कृषि करना तो जानते नहीं थे, लेकिन जब ये सारे परिवर्तन हुए, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, तो उन्होंने क्या कर लिया? बाजार में अपने फसलों को क्या करने लगे? बेचने लगे और उससे कुछ पैसे आने लगे और इनका विवेक क्या हो गया? बढ़ने लगा। ठीक है, मुखियाओं, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसान के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई दे, मतलब दूरियां दिखाई देने लगी। ठीक है, अब कह रहा है उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। जाहिर सी बात है, ये इंसान में फितरत होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर गरीब रहता है तो वो अशांत रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब जीव ही वो पैसे कमाने लगता है, जीव ही उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, तो उसके अंदर घमंड, तकब्बुर पैदा होने लगता है और वह क्या करता है? अपने पिछले वाली जिंदगी के बारे में भूल जाता है और जो सामने गरीब लोग रहते हैं उनसे वो भेदभाव शुरू कर देता है। तो वही कह रहा है कि पनपने लगी। अब कह रहा है ये जातियां उपजातियों में विभाजित हो गई। उपजातियां और जातियां पहले हुई और उसके बाद उपजातियां हुई। ठीक है, और यानी बढ़ गई। विभाजित का मतलब होता है कि डिवाइड, यानी उसको बांट दिया गया और ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों को एक सभा में करना पड़ता था, जिसके इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। और धीरे धीरे जाति के लोग उपजाति में बढ़ गए और जाति में चली गई और यहाँ पे उप पंचायत की भी स्थापना हो गई। अब देखिए ऐतिहासिक स्रोत, इस बिंदु पे हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है। कह रहा है इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें ऐतिहासिक स्रोत में इतिहासकार जो थे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? इस घटना के बारे में अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। इस काम में विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारियाँ एकत्र करते हैं और इसके साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं, ये ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोत के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, मग्नावेश, चित्र आदि शामिल हैं। आपने पिछले कक्षा में पांडुलिपियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वह भी बहुत ही उपयोगी तथ्य था और आपके सामने ये सेकंड क्लास में भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी आई, किंतु प्रधानता लिखित
की ही रही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापार ढंग से होने लगा। 13वीं शताब्दी में, इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बताया गया था कि 13वीं शताब्दी में कागज का निर्माण हुआ और इसका विस्तार हुआ और कागज का प्रचलन व्यापार के ढंग से होने लगा। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधित एवं प्रपत्र अभिलेखगारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तीन बिंदु पे मैंने चर्चा किया, आपको समझाया। शायद मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इस तथ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करके आपको मैं बताऊंगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो महामारी जो चल रही है, इस महामारी में हमारा विद्यालय बंद चल रहा है, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई कराया जा रहा है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।